हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 का बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं 2022-23 का मॉडल पेपर है और विषय है विज्ञान। कुछ इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आगे मैं वीडियो में पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिए गए निर्देश को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें 3 खंड होंगे, खंड अ, खंड ब और खंड सा, और प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है अ वन, ब तालाब, स मछली घर और द झील। तो इसका सही उत्तर होगा स मछली घर। इसी में दूसरा प्रश्न है, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया है अ लेमार्क ने, ब डार्विन ने, स विजवेन ने और तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर ब डार्विन। अब प्रश्न नंबर 3 है, साबुन झाग उत्पन्न करते हैं अ मृदु जल में, ब कठोर जल में, स नदियों के जल में, द उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा अ मृदु जल में। अब इसमें अगला प्रश्न है, ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है अ सोडियम ऑक्साइड, ब मैग्नीशियम ऑक्साइड, स कार्बन डाइऑक्साइड और द जल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण को 2 थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है? 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा या फिर थीटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स 4 थीटा। अब खंड व रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। खाली स्थान की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होती है। तो इसका उत्तर होगा लवण। इसी में दूसरा है, अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा विस्थापन। तीसरा है, खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तापांतर। इसी में चौथा है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का खाली स्थान कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा परावर्तन। इसी में पांचवा है, मेरुरज्जु खाली स्थान क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रतिवर्ती क्रिया। अब इसमें खंड स है, उचित संबंध जोड़िए। सभी पौधे, तो सभी पौधे का होगा उत्पादक। अगला है, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसका होगा ऊष्माक्षेपी। फिर इसमें अगला है, बायोगैस का मुख्य घटक। तो इसका हो जाएगा मीथेन। एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो इसका होगा 2 चुंबकीय बल रेखाएं। अंत में है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का होगा गैस्केट। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो चलिए आगे इनमें पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखना है। 2 अम्लों के नाम लिखना है और इसके लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 3 है, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? 2 अंक का ये भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है, पवन ऊर्जा के 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 5 है, रुधिर क्या है? इसमें प्रश्न नंबर 6 है, जीव भार किसे कहते हैं? अब प्रश्न नंबर 7 से 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक में 3 अंक आवंटित है। यहाँ पर शब्द सीमा है 50 शब्द। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको उत्तर लिखना होगा। अब प्रश्न नंबर 7 है, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। 3 उपयोग लिखना है और प्रत्येक उपयोग के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार 3 अंक आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, लेंस के 3 उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है, चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। अब प्रश्न नंबर 10 है, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं। इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए। 3 कारण लिखना है और प्रत्येक कारण के 1-1 अंक निर्धारित है। अब प्रश्न नंबर 11 से 14 लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें 4 अंक आवंटित है और शब्द सीमा यहाँ पर 75 होगा। प्रश्न नंबर 11 है, माहवारी क्या है? इसका मादा मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। इसी का अथवा है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब प्रश्न नंबर 12 है, सजातीय तथा समवृत्तीय लक्षण क्या है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसी का अथवा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब प्रश्न नंबर 13 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है। तत्व का पहचान कर नाम लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए और द है इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 4 प्रश्न इसमें पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार चारों प्रश्न के लिए 4 अंक आवंटित है।
अब प्रश्न नंबर 13 का अथवा है, चार तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 5, 7, 9 एवं 10 है। बताइए कि पहला है कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, कौन सा तत्व वर्ग 13 का है और कौन सा तत्व वर्ग 17 का है। इन चार प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। अब प्रश्न नंबर 14 है, बहुलक किसे कहते हैं? एथीन के बहुलकीकरण को समझाइए। इसी का अथवा है, विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण और इसके दो उपयोग लिखिए। 4 अंक का ये भी प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 15 एवं 16 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, 5 अंक आवंटित है और यहाँ पर शब्द सीमा है 100। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। इसी का अथवा है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से एक प्रश्न आपको हल करना होगा। अब प्रश्न नंबर 16 है, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 अंक का ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 में अथवा दिया है, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है? 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 17 एवं 18 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है और शब्द सीमा है 150 शब्द। अब प्रश्न नंबर 17 है, जंग क्या है? जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसी में ब है, जंग लगने से बचने की 3 उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 17 का अथवा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के संबंध में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। अ है गैस का नाम व रासायनिक समीकरण और ब है कोई 3 उपयोग। अब प्रश्न नंबर 18 है, रुधिर के 3 कार्य लिखिए। ब है इसमें आमाशय में स्त्रावित HCl के 3 कार्य लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक है, इस प्रकार ये 6 अंक का ये प्रश्न है। इसी का अथवा है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? और इसमें ब है, मानव मस्तिष्क के भागों के नाम लिखकर प्रत्येक भाग के एक एक कार्य लिखिए। तो चलिए अब इनमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। दूसरा था, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हमको लिखना है, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले 2 अम्लों के नाम टार्टरिक अम्ल, मौलिक अम्ल, एस्टिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल है। इसमें प्रश्न नंबर 3 था, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हमको लिखना होगा जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते। जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरकों को जैव उत्प्रेरक, एंजाइम या प्रकीर्णक कहते हैं। इतना हमको लिख देना होगा। प्रश्न नंबर 4 था, पवन ऊर्जा के 2 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग आप लिख सकते हैं पवन चक्की चलाने में, दूसरा आप लिख सकते हैं पाल नौका के संचालन में। ये दो उपयोग आपको लिखना होगा। अब अगला प्रश्न है, रुधिर क्या है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में प्लाज्मा एवं रुधिर कोशिकाएं होती है। मनुष्य में सामान्यतः रुधिर का आयतन 5 लीटर होता है। इतना आपको लिखना होगा। इसी में प्रश्न नंबर 6 था, जीवभार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का कुल प्राथमिक उत्पादन एवं सम्मिलित जीवभार होता है। इतना आपको लिख देना होगा। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 7, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। 3 अंक का ये प्रश्न था। तो इसको उत्तर आपको लिखना होगा, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में 3 उपयोग निम्न हैं। इसमें पहला आपको लिखना है, रोगी की शिकायत गर्म जल की बोतल से की जाती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा की बहुत अधिक मात्रा निहित होती है, जिससे वह धीरे धीरे ठंडा होता है। दूसरा आप लिखेंगे, ठंडी ऋतु में पौधों को पाले से बचाने के लिए कृषक खेत में जल भर देता है। इसमें खेतों के आसपास का ताप अधिक नहीं गिर पाता है, जल जम नहीं पाता है और पौधों में पाला नहीं बैठ पाता है। तीसरा आपको लिखना होगा, ठंडे देशों में फलों के रस अथवा शराब को जमने से बचाने के लिए इसकी बोतल पानी में डुबाकर रखा जाता है, जिससे रस तथा शराब हिमांक बिंदु तक पहुंच नहीं पाता है। इतना आपको लिख देना होगा। अब प्रश्न नंबर 8 था, लेंस के 3 उपयोग लिखिए। तो इसका 3 उपयोग आपको लिखना होगा। पहला आप लिख सकते हैं प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरों में। दूसरा आप लिख सकते हैं चश्मों में दृष्टि दोष दूर करने के लिए। तीसरा आप लिख सकते हैं रीडिंग लेंस के रूप में, उत्तल लेंस में इसका उपयोग होता है। आगे और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं घड़ी साज द्वारा घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए, उत्तल लेंस के रूप में। अब प्रश्न नंबर 9 था, चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, चुंबक के 3 प्रमुख गुण निम्न हैं। पहला, घूमने के लिए स्वतंत्र दिशा में ठहरता है चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण। दूसरा आपको लिखना है, चुंबक में चुंबकीय आकर्षण एवं प्रतिकर्षण गुण पाया जाता है। तीसरा आप लिखेंगे, चुंबक के ध्रुवों में आकर्षण गुण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 था, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं,
इस समानता के 3 कारण लिखिए। तो 3 कारण आपको लिखना होगा। तो पहला कारण आप लिखेंगे एक ही जाति की समस्त समष्टियों का जीन कोष समान होता है। दूसरा कारण आप लिख सकते हैं एक ही जाति समूह के जीवों में प्रजनन की क्रिया एक समान पाई जाती है। और तीसरा कारण आप लिखेंगे एक ही जाति के जीवों में एक समान स्वतंत्र जीन प्रवाह होता है। इतना आपको लिखना होगा। अब प्रश्न नंबर 11 था माहवारी क्या है, इसका मादा मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे लगभग 12 से 50 वर्ष की प्रत्येक महिला हर 24 से 30 दिनों में एक परिपक्व अंडाणु बनाती है, जो 30 दिनों में निषेचित नहीं होने पर गर्भाशय की अंदरूनी परत में टूटकर बाहर आ जाती है, जिसे माहवारी कहते हैं। इसके प्रभाव से महिला के शरीर से खराब रक्त एवं अंडाणु बाहर निकल जाता है और गर्भाशय पुनः गर्भाधान के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभाव माहवारी का मादा मनुष्य के शरीर पर खून एवं कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे शरीर में थकावट उत्पन्न हो जाती है। इतना आपको लिखना होगा। इसी का अथवा था प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के पश्चात पौधों के हरित लवक के अंदर उन भागों का भी अवलोकन किया गया जहां प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। वैज्ञानिकों ने अभिरंजक तकनीकों की मदद से यह भी पाया कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया होती है। वैज्ञानिकों ने अभिरंजक तकनीकों की मदद से यह भी पाया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी के अणुओं में ऑक्सीजन मुक्त होती है और ये प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। जितने पानी के अणुओं की जरूरत होती है उनमें से लगभग आधे अणु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंत में निकल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रियाओं को अब हम लिखित समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना होगा। तो आपको ये रासायनिक समीकरण आपको लिख देना होगा। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसी में प्रश्न नंबर 12 था सजातीय तथा समवृत्ति लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर भी देखते हैं। सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण जिसकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि विभिन्न और समवर्ती लक्षणों से उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य एक जैसे है, सजातीय लक्षण कहते हैं। समान लक्षण वाले सजातीय श्रेणी के लक्षण भी कर सकते हैं, क्योंकि समान होने के कारण उन्हें श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए उन्हें सजातीय श्रेणी के लक्षण भी कहते हैं। अब समवृत्ति लक्षण को देखते हैं। तो कुछ लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पर का कार्य समान है पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहां पक्षी के पर उसकी अग्र टांग से बने हैं, वहीं तितलियों के पर उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बने हैं। इस प्रकार का लक्षण समवृत्ति लक्षण कहलाता है, जो यह दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। इतना आपको लिख देना होगा। इसी में अथवा था मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण एक जोड़ी कारकों से होता है। मादा में XX, नर में XY, शुक्राणुओं और अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। जब माता का अंडा तथा पिता का शुक्राणु परस्पर मिलते हैं तब युग्मनज फिर से द्विगुणित संख्या हो जाती है। इससे संतति बनती है जिसका लिंग इस पर निर्भर है कि उसमें दोनों X है या X और एक Y है। अगर दोनों X है तो मादा और एक Y और एक X गुणसूत्र है तो युग्मजों में नर बनता है। आगे आपको इनका डायग्राम भी बनाना होगा। तो इस तरह आपको डायग्राम बनाना होगा। आगे और लिख सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि नर व मादा बनने की संभावना हर जोड़े के लिए 50% है। यानी व्यक्ति का लिंग नर या मादा होना पूर्णतः एक संयोग की बात है। उसके लिए न तो माँ और न ही पिता जिम्मेदार है। इतना आपको लिखना होगा। अब प्रश्न नंबर 13 है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, तो तत्व को पहचान कर नाम लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। वो तत्व होगा मैग्नीशियम। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या लिखिए। तो इसका उत्तर होगा समूह संख्या 2। इसी में प्रश्न नंबर 7 था आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए। उत्तर होगा 3। इसी में प्रश्न नंबर 10 था इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। इतना आपको लिख देना होगा। अब प्रश्न नंबर 13 का अथवा था 4 तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7, 9 और 10 है, बताइए। तो पहला था इसमें कौन सा तत्व वर्ग 18 का है। तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा परमाणु संख्या 10 वाला तत्व वर्ग 18 का है। इसी में दूसरा था कौन सा तत्व वर्ग 15 का है। तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व वर्ग 15 का है। इसमें तीसरा था कौन सा तत्व वर्ग 13 का है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है परमाणु संख्या 5 वाला तत्व वर्ग 13 का है। इसी में प्रश्न नंबर 4 था कौन सा तत्व वर्ग 17 का है। तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा परमाणु संख्या 9 वाला तत्व वर्ग 17 का है।
अब प्रश्न नंबर 14 था, बहुलक किसे कहते हैं? एथीन के बहुलकीकरण को समझाइए। उत्तर आप लिखोगे, बहुलक एकलक जिनके अनुभार कम होते हैं आपस में मिलकर उच्च अनुभार वाले बनाते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक एथीन के बहुत सारे अणुओं को जब ऑक्सीजन की अल्प मात्रा में 473 के पर 1500 से 2000 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है तो एथीन का बहुलीकरण हो जाता है और एथीन से पॉलीथीन प्राप्त होता है। इसके बाद नीचे आपको पॉलीथीन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया को लिखना होगा, तभी आपको पूरे मार्क मिलेंगे। इसी का अथवा था विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण एवं उसके दो उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक समीकरण नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं, पर इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, इसकी रासायनिक अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब इसके उपयोग भी देख लेते हैं। तो इसका पहला उपयोग आप लिखेंगे वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में। विरंजन की क्रिया उसमें से निकलने वाली क्लोरीन गैस के कारण होती है। दूसरा आप लिखोगे कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के विरंजन में। तीसरा आप लिखोगे पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में। ये तीन उपयोग आपको लिखना होगा। अब प्रश्न नंबर 15 था, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जल का अपवर्तनांक दिया था 4/3। तो यहाँ पर मछली की आभासी गहराई दिया था 75 सेंटीमीटर और जल का अपवर्तनांक 4/3 मतलब 1.33 ये दे दिया था। तो वास्तविक गहराई का हमको पता लगाना था। तो अपवर्तनांक के लिए फार्मूला होता है आभासी गहराई बटा वास्तविक गहराई। तो यहाँ से आपको अपवर्तनांक का मान रख देना है, आभासी गहराई का भी मान रख देना है। इसके बाद पक्षांतर करेंगे तो वास्तविक गहराई बराबर हो जाएगा 1.33 गुना 75, तो ये हो जाएगा 99.75 सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर होगा और ये लगभग 100 सेंटीमीटर के बराबर है। आपको लिखना होगा मछली की वास्तविक गहराई लगभग 100 सेंटीमीटर भी होगी ना, आपको लिख देना होगा। इसी का अथवा था प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में प्रकाश का चाल भी दे दिया था। तो यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.50, निर्वात में प्रकाश का चाल भी दिया है। तो हमको ज्ञात करना है कांच में प्रकाश की चाल। इसके लिए सबसे पहले आपको ये फार्मूला लिख लेना होगा। इसके बाद आपको कांच की प्लेट का अपवर्तनांक का मान रखना होगा, फिर निर्वात में प्रकाश की चाल इसका मान रख देना होगा। इसके बाद कांच की प्लेट का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमको पक्षांतर कर देना होगा। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आपको करना होगा। अब इसमें प्रश्न नंबर 16 है, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको विद्युत जनित्र का डायग्राम आपको बना लेना होगा। उसके बाद आगे आपको इसका सिद्धांत लिख देना है। जब कुंडली चुंबक दोनों में से किसी भी एक को गति कराया जाए तो परिपथ में धारा बहती है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत जनित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों में अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद आपको कार्य विधि लिखना है। इसमें आप लिखेंगे जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाए कि कुंडली की भुजा AB तथा CD भुजा नीचे की ओर हो। इसके बाद आगे आपको इसका कार्य विधि लिखना है। जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाए कि कुंडली की भुजा AB ऊपर तथा CD भुजा नीचे की ओर हो तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो कुंडली से गुजरने वाली बर रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तथा कुंडली में भुजा AB तथा CD में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित धारा बहेगी। प्रत्येक घेरे से संबंधित धारा संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करेगी जो बाह्य परिपथ में ब्रश B1 से B2 की ओर बहेगी। अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा DCBA के अनुदिश प्रवाहित होती है। इस प्रकार बाह्य परिपथ में धारा DCBA के अनुदिश B2 से B1 की ओर बहती है। इस व्यवस्था के साथ धारा एक ही दिशा में बहती है। इसे दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। इसके बाद आगे आपको लिखना है प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने हेतु विभक्त वलय के स्थान पर वलय का प्रयोग करते हैं जिसके कारण AB भुजा का संबंध सदैव ब्रश B1 तथा CD भुजा का संबंध ब्रश B2 से बना रहता है। अतः जब धारा ABCD के अनुदिश बहती है तो बाह्य परिपथ में ब्रश B2 से B1 तथा DCBA के अनुदिश बहती है तो बाह्य परिपथ में B1 से B2 की दिशा में धारा बहती है। अतः प्रत्येक अर्ध चक्र के घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं के विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है।
ऐसे विद्युत धारा जो समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में बदलाव कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा, संक्षेप में एसी कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इतना आपको लिखना होगा। इसी में अथवा है, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है? 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब सभी प्रतिरोधों के एक सिरों को एक एवं दूसरे सिरे को दूसरी ओर जोड़ते हुए यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो एक सवाई के मध्य 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है एवं संयोजन में बैटरी द्वारा धारा भेजी जाती है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक विभवांतर भी होता है, किंतु प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा अलग अलग होती है। इसको हमको मानना है R1, R2, R3 में क्रमशः I1, I2 और I3 धारा प्रवाहित हो तो ओम के नियम से। ये डायग्राम आपको बनाना होगा। यहाँ पहले प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा I1 है, तो I1 इक्वल हो जाएगा V/R1। दूसरे प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा I2 है, तो I2 इक्वल होगा V/R2। तीसरे प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा I3 है, तो I3 इक्वल होगा V/R3। अब हमें एक सवाई के बीच सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R मान ले तो I इक्वल होता है V/R, किंतु धारा I जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। अब समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से यहाँ मान रख देते हैं। तो यहाँ I1, I2 व I3 का मान रख देना है। तो यहाँ पर V विभवांतर है वो उभयनिष्ठ निकल जाएगा। इसके बाद तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इतना आपको लिखना होगा। अब प्रश्न नंबर 17 का था, जंग क्या है? जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, लोहे से बनी हुई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसके बाद आपको जंग का रासायनिक सूत्र लिख देना है। इसी में प्रश्न ब था, जंग लगने से बचने के 3 उपाय लिखिए। तो पहला उपाय आप लिख सकते हैं, लोहे को तेल अथवा पेंट द्वारा जंग से बचाया जा सकता है, क्योंकि इनके कारण लोहे की सतह वायु तथा नमी के संपर्क में नहीं आती। दूसरा आप लिखेंगे, लोहे पर ग्रीस की एक परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसमें तीसरा आप लिख सकते हैं, लोहे पर जस्ता की पतली परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। इतना आपको लिखना होगा। इसी के अथवा में प्रश्न था, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस के संबंध में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। इसमें पहला बिंदु था गैस का नाम व रासायनिक समीकरण। तो इसके आंसर हमको लिखना है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। नाइट्रोजन 2 परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र N2 होता है। अब इसका रासायनिक समीकरण आप लिख सकते हैं, N2 + 3H ये मिलके अमोनिया का निर्माण करता है। अब इसका 3 उपयोग देखते हैं। तो पहला उपयोग आप लिख सकते हैं, यह पौधों और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। इसमें दूसरा आप लिख सकते हैं, इसका उपयोग यूरिया जैसे उर्वरक बनाने में किया जाता है। तीसरा आप लिख सकते हैं, निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 18 का है, रुधिर के 3 कार्य लिखिए। तो आप पहला कार्य लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन। श्वसन अंगों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाना। इसमें दूसरा आप लिख सकते हैं, पोषक तत्वों को ले जाया जाता है। हमारे आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसमें तीसरा आप लिखेंगे, शरीर के सभी भागों में तापमान को नियंत्रित करना, उसे एक समान बनाए रखना। इतना आपको लिखना होगा। अब प्रश्न नंबर 18 का बात था, अमाशय में स्त्रावित HCl के कोई 3 कार्य लिखिए। तो HCl के 3 कार्यों में आप पहला कार्य लिख सकते हैं, इसमें मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं, HCl के द्वारा भोजन के हानिकारक सूक्ष्मजीवों का विनाश होता है। तीसरा आप लिखेंगे, HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। प्रश्न नंबर 18 का अथवा था, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों हार्मोन्स स्त्रावन को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है, जैसे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इसी प्रकार पीयूष ग्रंथि का ACTH हार्मोन्स अधिवृक्क ग्रंथि को कार्टिसोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। तो इतना आपको लिखना होगा। इसी में प्रश्न नंबर 12 था, मानव मस्तिष्क के भागों के नाम लिखकर प्रत्येक भाग के एक एक कार्य लिखिए। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क जो प्रमस्तिष्क और डायनसेफलन से बना होता है। इसके कार्य देखते हैं। यह बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चेतना, अनुभव, विश्लेषण क्षमता, तर्क शक्ति तथा वाणी आदि उच्च मानसिक कार्यकलापों के केंद्र का कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क का कार्य देखते हैं। इस भाग में 4 दृक्पिंड दृष्टि ज्ञान का केंद्र होता है। इसके अतिरिक्त श्रवण प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र भी यहीं स्थित होते हैं। ये दृक्पिंड अग्र एवं पश्च पादों की ऐच्छिक पेशियों का भी नियंत्रण करते हैं। अब पश्च मस्तिष्क के कार्य देखते हैं। यह श्वसन को विनियमित करने में सहायता करता है, नींद, सपने, उत्तेजना को प्रभावित करता है। तो ये 3 कार्य आपको लिखने होंगे। विज्ञान के अलावा अन्य विषय के भी मॉडल पेपर आपको चाहिए, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं।